हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं टोफासिटिनिब मेडिसिन। तो आज का जो टॉपिक है वो है टोफासिटिनिब के साइड इफ़ेक्ट्स, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टोफासिटिनिब का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है अब एलोपेशिया एरियाटा में और विटिलिगो में, दोनों कंडीशंस में हम इसको काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रखें, और अगर हम टोफासिटिनिब इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों को प्रिकॉशन में रखना है। तो पहली बात, टोफासिटिनिब JAK2 इनहिबिटर है और ये टारगेटेड सिंथेटिक डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट के अंदर आता है। कुछ लोग उसको ओरल बायोलॉजिकल भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि टोफासिटिनिब JAK2 इनहिबिटर है, एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है, इम्यूनिटी को कम करता है। कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। टोफासिटिनिब लेने से हमको हार्ट यानी कार्डिक प्रॉब्लम के इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं, कैंसर्स के इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं, और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के इंसिडेंस को भी बढ़ा सकता है। पेट के डिस्टर्बेंसेस लाइक GI अपसेट, एसिडिटी का प्रॉब्लम और एक्सट्रीम रेयर केसेस में परफोरेशंस तक इसमें सामने आए हैं। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। टोफासिटिनिब का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, 2012 में इसको अप्रूव किया था रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। फाइज़र कंपनी इसको लेके आई थी और फाइज़र कंपनी ने इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए एज अ डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट इसको अप्रूव किया था। सितंबर 2021 के अंदर US FDA ने टोफासिटिनिब को अप्रूव किया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, यानी स्पाइन के एक डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट को चलने में उठने में तकलीफ होता है, उनका पोस्चर स्टूप करने लगता है और ये सब प्रॉब्लम आती है। और रिसेंटली टोफासिटिनिब अब डर्मेटोलॉजी में एलोपेशिया एरियाटा और विटिलिगो में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी और कंडीशंस में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। टोफासिटिनिब दवाई को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जान लें कि इस कंप्लीट ब्लड काउंट हमें देखना बहुत ज़रूरी है। LFT, KFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये जांच कर लेना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV, इसको वायरल मार्कर्स बोलते हैं, इसको करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें देखना चाहिए मॉन्टूज, एक्सरे चेस्ट, TB गोल्ड, यानी कि वो सारी जांचें जो बताएं कि पेशेंट को कहीं TB तो नहीं है, TB का बीमारी तो नहीं है, इसका जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल भी चेक करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं टोफासिटिनिब को लेने से। देखिए, एक अभी स्टडी हुई थी जो फाइज़र ने ही कंडक्ट करी थी, और दैट वाज अ पोस्ट सेल्स सर्विलेंस जो फाइज़र ने कंडक्ट किया। 10 साल का सर्विलेंस था जिसमें देखा गया कि जिन लोगों को उम्र 50 साल से ऊपर है, उनको हार्ट डिजीज़ का कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है, अगर उनको टोफासिटिनिब 10 मिलीग्राम दिन में 2 बार दी जाती है तो उन्होंने ये पाया इन पेशेंट्स में जो कैंसर का इंसिडेंस है वो अधिक होता है कंपेयर टू वो लोग जो TNF अल्फा ब्लॉकर बायोलॉजिकल जैसे एडालीमुलेब को लेते हैं। इसी तरह से इन लोगों में हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस भी अधिक होता है कंपेयर टू वो लोग जो TNF अल्फा ब्लॉकर्स जैसे एडालीमुलेब को ले रहे हैं, जो कि बायोलॉजिकल्स होते हैं। इसका मतलब ये कि टोफासिटिनिब ओल्ड एज के अंदर कैंसर और हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस को बढ़ाती है। इस पर US FDA ने एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी इशू की है। इन सब से हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली बात, टोफासिटिनिब का जो डोज है वो 5 मिलीग्राम BD से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मिलीग्राम BD पे हमने देखा कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों की उम्र 50 से ज़्यादा है, जिनको हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, जिनको कैंसर्स की कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों को टोफासिटिनिब बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप सबको मैसेज में देना चाहूँगा, टोफासिटिनिब कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल दवाई नहीं है। ये कुछ लोग इसको अपने आप भी शुरू कर रहे हैं विटिलिगो के लिए या एलोपेशिया एरियाटा के लिए, तो ये जान लें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कई बार बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। एक बात और, अगर हम जब टोफासिटिनिब शुरू करते हैं
तो हमें आपके ब्लड काउंट पे और लिवर फंक्शन पे खास नज़र रखनी चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल गिर रहा है, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल का लेवल ड्रॉप कर रहा है, या फिर आपका SGOT, SGPT लिवर फंक्शन टेस्ट में बढ़ रहा है, तो ये सारे के सारे इंडिकेशंस हैं कि हमको टोफासिटिनिब को बंद कर देना चाहिए। इसके लिए समय समय पर आपका CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं टोफासिटिनिब को लेके। मैं अपने अनुभव को कुछ शेयर करना चाहूँगा कि जिन विटलिगो पेशेंट में हम टोफासिटिनिब दे रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आया है इनमें। देखिए, विटलिगो पेशेंट में टोफासिटिनिब का जो रिस्पॉन्स है बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है। मेरे अपने पेशेंट्स मैंने देखा है कि करीब 60 से 70% लोग टोफासिटिनिब पे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बट 30 to 40% लोग जो विटलिगो के हैं, टोफासिटिनिब से उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, उनके नए पैचेस आ रहे होते हैं, अल्टीमेटली हमको उन्हें स्टेरॉइड्स पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो टोफासिटिनिब विटलिगो में कोई बहुत रामबाण अभी तक सिद्ध नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। टोफासिटिनिब का अगर हम देखते हैं एलोपेशिया एरियाटा में, उसमें इसका रोल ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इफेक्टिव आ रहा है। यानी एलोपेशिया एरियाटा में टोफासिटिनिब को अधिक सक्सेसफुल पाया जा रहा है कंपेयर टू अदर मेडिकेशंस। उसमें हम देख सकते हैं कि टोफासिटिनिब एलोपेशिया एरियाटा में काफ़ी कामयाब है। इन माई क्लिनिक अभी हमारे पास टोफासिटिनिब की टॉपिकल यानी कि क्रीम फॉर्म में प्रिपरेशंस नहीं है, लेकिन हम अपने पेशेंट्स के लिए टोफासिटिनिब और DMSO को कंबाइन करके टॉपिकल प्रिपरेशन यानी क्रीम फॉर्म में दे रहे हैं। और उसका एक ही रीज़न है कि टोफासिटिनिब जब हम ओरली लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने हैं, बहुत सारे हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहेंगे, जिनको हम रोकना चाहेंगे। इसलिए टॉपिकल टोफासिटिनिब को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेशेंट्स में बजाय ओरल टोफासिटिनिब में। इस सब के साथ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन हो उसको लाइटली ना लें, उसको रामबाण ना समझें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभी बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर के सुपरविजन में, गाइडेंस में ही टोफासिटिनिब का इस्तेमाल करें। थैंक यू फ्रेंड्स। डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।